प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने आधुनिक इतिहास से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसे वचन व नारे के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने आधुनिक इतिहास से संबंधित जो भी वचन व नारे आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी एक ही वीडियो में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। अब इसमें आपका पहला है कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। अगला आपका स्टेटमेंट है कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं बल्कि क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना, और इस कथन को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अब आगे के पेज पे देखते हैं कि कौन सा कथन है। तो अगला ये है कि यदि संसार में कहीं पाप है तो वह दुर्बलता, हर प्रकार की कमजोरी व दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, मृत्यु के समान है। तो इस कथन को स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। उसके बाद ये आपका अगला कथन है कि गांधी को दांडी यात्रा नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। इस कथन को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। चूँकि गांधी ने आपका दांडी यात्रा प्रारंभ किया था और 24 दिनों के पश्चात साबरमती आश्रम से दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा था, तो उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा के समान किया था। अब अगला आपका स्टेटमेंट आ जाता है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, और इस कथन को कहने वाले व्यक्ति थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगला, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो इसको महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, चूँकि महात्मा गांधी का बाद में काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था और इसी विरोध के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला आपका स्टेटमेंट है कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ेंगे तो हमें सिर्फ दलदल और कीचड़ मिलेगा। तो इस कथन को कहने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि अंग्रेज अगर भारत छोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? दलदल और कीचड़ मिलेगा। इससे यह जाहिर होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़ करके जाएं, और इसी रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार के रूप में प्राप्त करने वाले ये भारतीय हैं। अगला स्टेटमेंट है, अब केवल मैं माँ का दूध पीऊँगा। तो ये रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, और रामप्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी जा रही थी तो इसी रामप्रसाद बिस्मिल से यह पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी इच्छा। आप चूँकि ये दूध पीने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे तो इनको दूध लेकर के दिया गया, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दिया कि अब जब मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा तो सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा और किसी प्रकार के दूध को ग्रहण नहीं करूँगा। अगला आपका स्टेटमेंट आता है कि गांधी एक राजनीतिक बच्चा है। इसको कहने वाली हैं एनी बेसेंट। चूँकि गांधी जी, एनी बेसेंट ने इस तरीके का स्टेटमेंट इसलिए दिया था कि गांधी जी किसी भी आंदोलन को भूत की तरह उछाल करते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से आंदोलन को एग्रेसिव करते हैं या आगे बढ़ाते हैं, और जस्ट उसके दोगुने दम से ये उस आंदोलन को के पीछे हट जाते हैं। तो इसी चीज़ को देख करके एनी बेसेंट ने ये कहा कि गांधी एक राजनीतिक बच्चा है। उसके बाद से अगला स्टेटमेंट आ जाता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना दुल्हे के संपन्न होने वाला विवाह है, और इस स्टेटमेंट को कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूँकि लंदन में आपका 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में किया गया, और इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजेंद्र प्रसाद ने इस INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, दुल्हा कह कर के संबोधित किया कि ये जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है INC के बिना एक तरीके से संपन्न होने वाला यह सम्मेलन है। तो अगला स्टेटमेंट आ जाता है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी कील होगा। इसको कहने वाले हैं लाला लाजपत राय। और ये जब लाला लाजपत राय
जब आपका साइमन कमीशन भारत आया था तो उसी साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। जब एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था तब इस साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध किया गया और ये लाला लाजपत राय लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उसी समय पुलिस उपाधीक्षक सैंडर्स ने इन्हें लाठी चार्ज करने का आदेश दिया और इनके ऊपर लाठी से प्रहार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार आखिरी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आखिरी कील साबित होगा। और इसी लाठी चार्ज के परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। अगला आपका आता है राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं और ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और ये अजात शत्रु का तात्पर्य होता है जिसका कोई शत्रु न हो। तो राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने भारत का आजाद शत्रु कह करके संबोधित किया था। अगला नारा आपका है वंदे मातरम और इस वंदे मातरम को कहने वाले व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला स्टेटमेंट है आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और इसको कहने वाले व्यक्ति हैं मोहम्मद इकबाल। अगला स्टेटमेंट आता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस कथन को कहने वाले व्यक्ति हैं रामप्रसाद बिस्मिल। अगला स्टेटमेंट विवेकानंद का है और विवेकानंद ने ये कहा कि राष्ट्र जो है झोपड़ियों में रहता है। मतलब अगर राष्ट्र के बारे में एनालिसिस या देश के बारे में एनालिसिस करना है तो गरीबी को एनालिसिस करिए तो उससे आपके राष्ट्र की स्थिति पता चल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट विवेकानंद के द्वारा कहा गया। अगला स्टेटमेंट आता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान और ये हिंदू हिंदू हिंदुस्तान जो है इसको कहने वाले व्यक्ति हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और इसी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नामक शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद से आता है आपका श्यामलाल गुप्त का स्टेटमेंट और श्यामलाल गुप्त ने झंडा गीत की रचना किया था और इसी झंडा गीत का जो सुर लय है वो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और इस विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत की रचनाकार श्यामलाल गुप्त थे। तो इनका स्टेटमेंट के रूप में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद से पूर्ण स्वराज्य और पूर्ण स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आईएनसी के अधिवेशन में किया गया था। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम फेंकते समय पहली बार किया गया। अगला स्टेटमेंट आता है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा जेएल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने यह स्टेटमेंट दिया था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज मतलब कि भारत में कौन रहेगा यदि भारत ही मर जाएगा। तो अगला आपका स्टेटमेंट जेपी नारायण जयप्रकाश नारायण का है और इस जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया प्रमुख नारा है संपूर्ण क्रांति। उसके बाद से पटेल और ये पटेल का नारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है कि कर मत दो और बारदोली में जब कर को लेकर के आंदोलन हुआ तो उसी समय सरदार पटेल ने कर मत दो का नारा प्रदान किया था। अगला आता है आपका मंगल पांडे का स्टेटमेंट और ये मंगल पांडे का स्टेटमेंट था मारो फिरंगी को और इसी मंगल पांडे के द्वारा 1857 की पहली गोली चलाई गई थी और उसी समय इन्होंने यह नारा दिया मारो फिरंगी को। उसके बाद से जय जवान जय किसान और जय जवान जय किसान का नारा LBS ये शॉर्ट में लिखा हुआ है और इसी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये स्टेटमेंट दिया जय जवान जय किसान। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी टाइप का एक नारा दिया, उनका नारा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री और जय जवान जय किसान का जय विज्ञान का नारा नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। अगला है आपका हिंदुस्तान को तलवार के बल जीता है और तलवार के अधीन इसे रखेंगे। इसमें हिंदुस्तान को तलवार के बल जीता है और हिंदुस्तान को तलवार के अधीन रखेंगे ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट एल्गिन द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और ये एल्गिन द्वितीय जो था ये भारत का वायसराय बना था और उसी समय भारतीयों को ये धमकी दिया कि हिंदुस्तान को तलवार के बल पे हमने जीता है और तलवार की नोक पर ही इसे बनाए रखेंगे। अगला स्टेटमेंट है आपका आराम हराम है
और ये आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया कथन या नारा है। उसके बाद से दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ये क्वेश्चन जो है आपके ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में आया था कि गो बैक टू वेदास किसने नारा दिया। अब इसमें गो बैक टू वेदास, अब ये वेदों की ओर लौटो को ही इंग्लिश में डायरेक्ट उठा करके पूछ दिया था और कुछ लड़के कंफ्यूज हो गए थे, तो इसी गो बैक टू वेदास का हिंदी हो जाता है वेदों की ओर लौटो, और इसको देने वाले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस का अगला स्टेटमेंट है, दास्ता के हलवे से सूखा चना अच्छा है। मतलब कि अंग्रेज़ों की अधीनता के अधीन हलवा खाने से बेटर है कि हम सूखा चना ही खा करके अपना जीवन यापन करें, और इस स्टेटमेंट को देने वाले सुभाष चंद्र बोस हैं। अगला स्टेटमेंट है आपका सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये सुभाष चंद्र बोस ने इस तरीके का नारा आपका सिंगापुर में दिया था, और उसी सिंगापुर में इन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला आपका स्टेटमेंट आ जाता है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा देने वाले व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय। उसके बाद से अगला आ जाता है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। और इस नारे को देने वाले व्यक्ति हैं CR दास। CR दास का पूरा नाम आ जाता है आपका चित्तरंजन दास। और इसी चित्तरंजन दास ने, चूँकि अंग्रेज़ जो थे जिसको पाते थे उसको ही जेल में डाल देते थे, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत एक विशाल बंदी गृह है। उसके बाद से अगला गांधी जी का स्टेटमेंट, महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट आता है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगा और उत्तर में हमें पत्थर मिला। तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले गांधी जी लॉर्ड इरविन से मिलने गए थे, वायसराय से मिलने गए थे, लेकिन गांधी जी के जो भी मांग इन्होंने किया इसको ब्रिटिश सरकार ने इग्नोर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने ये कहा कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगा और ब्रिटिश सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि हमें उल्टा पत्थर प्राप्त हुआ। अगला आपका आ जाता है कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। तो ये फिरोज शाह मेहता का स्टेटमेंट है। मतलब ये कांग्रेस जो भी बोलती है ये जनता को ध्यान में रख करके नहीं बोलती, बल्कि ये खुद अपने से बनावटीपन में बोला करती है। इस तरीके का स्टेटमेंट फिरोज शाह मेहता के द्वारा दिया गया। अगला स्टेटमेंट है कि मेरा सबसे मजबूत बचाव इस दुनिया से चला गया। इसको देने वाले हैं आपके महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव इस दुनिया से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे एक अच्छे लीडर में थे, और उसी समय गांधी जी के द्वारा आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि मेरा सबसे मजबूत बचाव इस दुनिया से चला गया। उसके बाद से गांधी जी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं परंतु स्तर नहीं उठाते, और इस कथन को कहने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर BR आम्बेडकर। मतलब गांधी जी कोई भी काम करते हैं तो बहुत तेज़ी से वो काम करते हैं, लेकिन उसका स्तर या उसका स्टेज नहीं उठाते। मतलब कि काम तो करेंगे लेकिन किस स्टेज पर काम किया जाना चाहिए इसको यह नहीं उठाते, और इस तरीके का स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर BR आम्बेडकर। अगला आपका है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या इकबाल नहीं बल्कि मिंटो थे। इस कथन को कहने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूँकि ये पाकिस्तान की मांग जिन्ना या इकबाल के द्वारा की गई थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद का ये मानना है कि इस पाकिस्तान का निर्माण जो है जिन्ना या इकबाल इसके निर्माता न हो करके बल्कि कौन था, तो लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो को इसलिए इन्होंने कहा कि इन्हीं के द्वारा, लॉर्ड मिंटो और मार्ले के द्वारा 1909 में आपका मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, जो कि एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक था। और वहीं से एक तरीके से आपका हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद होना प्रारंभ हो गया।
तो राजेंद्र प्रसाद ने इसी चीज़ को लेकर के स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या इकबाल नहीं बल्कि मिंटो है। अगला स्टेटमेंट है कि एक राजनीतिज्ञ के रूप में गांधी असफल रहे, और इस कथन को कहने वाले व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद से कार्नवालिस ने ये स्टेटमेंट दिया कि हिंदुस्तान का प्रत्येक निवासी जो है वो भ्रष्ट है। अगला स्टेटमेंट है कि हम अपने हाथों से आज़ादी की कब्र नहीं खोदेंगे, और इस कथन को कहने वाली महिला हैं आपकी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी की ओर से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अगला आपका स्टेटमेंट आ जाता है कि यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो देश में अनेकों पाकिस्तान बन जाएंगे, और इस कथन को कहने वाले व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला स्टेटमेंट आ जाता है कि हमें सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटाना ही बेहतर समझा, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, क्योंकि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन योजना प्रस्तुत किया तो इसी विभाजन योजना के परिणाम स्वरूप नेहरू ने ये कहा कि रोज़ रोज़ सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटाना ही बेहतर ऑप्शन दिखाई देता है। तो उसी के परिणाम स्वरूप, चूँकि आप जब लॉर्ड माउंटबेटन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा या माउंटबेटन योजना पढ़ाऊँगा तो उसकी कहानी और पूरा क्लियर कर दूंगा कि इसमें कुछ नेताओं को बुलाया गया था भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के, तो उसी में कुछ नेताओं ने अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया, जिसमें नेहरू का ये स्टेटमेंट है, और इस टॉपिक को मैं माउंटबेटन योजना में विधिवत आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा। अब उसी में आपका पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसमें शामिल थे, और सरदार पटेल ने ये कहा कि यदि शरीर का कोई अंग बेकार हो जाए तो उसे काट कर फेंकना ही उचित होगा ताकि शरीर में जहर ना फैले, और ये भी भारत पाकिस्तान के विभाजन के संबंध में इनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। अब आगे आते हैं। आगे ये है कि 2 दिन शेर की तरह जीना ज़्यादा बेहतर है बजाय 200 वर्ष भेड़िए की तरह जीने से, और ये शब्द इन्होंने टीपू सुल्तान, मैसूर का शासक हुआ करता था टीपू सुल्तान, और इसी टीपू सुल्तान के द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया कि 2 दिन शेर की तरह जीना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि 200 वर्ष भेड़िए की तरह जीने से। अगला आपका स्टेटमेंट आ जाता है, जब कष्ट सहने की हद आज़ादी है तो इसे बढ़ाना मूर्खता है, और इस तरीके का स्टेटमेंट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। अगला स्टेटमेंट ये था कि भारत विभाजन मेरी लाश पर होगा, और इसको कहने वाले व्यक्ति हैं गांधी जी। जैसा कि अभी हमने पीछे बताया कि माउंटबेटन योजना के लिए कुछ नेताओं को बुलाया गया था, और उसी नेताओं में पटेल हो गए, नेहरू हो गए, गांधी हो गए, तो ये सभी लोग गांधी जी को छोड़ करके बाकी सभी लोग विभाजन के पक्ष में थे। तो उसी समय गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि विभाजन जब भी होगा मेरी लाश पर होगा। अंततः गांधी जी भी अन्य नेताओं के दबाव में आकर के इस मत पर राजी हो गए कि भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपका जो भी ये सारा इम्पॉर्टेंट आधुनिक इतिहास से रिलेटेड जो भी आपके पीसीएस, लोअर पीसीएस या वनडे के एग्ज़ाम में जो भी आपके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, वो सारे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट को मैं आपके सामने प्रोवाइड करा दिया, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।